नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। सबसे बड़ी कंपनी है और इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर वन का जो समय था काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला रहा था, काफ़ी चैलेंजिंग रहा था, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो क्या शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे और कौन से प्राइस पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 2108 रुपीज़, जो कि 0.58% हमें ऊपर दिखाई दिया है। अगर बात करें इसके 52 वीक लो के बारे में तो वो है 867 रुपीज़, जो कि 3-4 महीने पहले ही था। उसके बाद धमाकेदार रैली हमें देखने को मिली है। अगर बात करें 52 वीक हाई के बारे में तो वो है 2198 रुपीज़, जिसके आसपास ही वो ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें यहाँ पर वैल्यूएशन के बारे में तो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 14,25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। पी रेशियो 46.15 है, जबकि इंडस्ट्री का पी 41.58 है। प्राइस टू बुक है 2.98। अगर बात करें डिविडेंड यील्ड के बारे में तो वो 0.31%। और अब अगर बात करें डिलीवरेबल्स के बारे में तो 28.16% की डिलीवरी हमें दिखाई दे रही है। देखते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। तो हम देखने वाले हैं रिलायंस के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोर्स में दिए गए हैं। अगर हम बात करें यहां पर टोटल इनकम के बारे में तो आप देख पाएंगे 95,000 करोड़ के आसपास की टोटल इनकम देखने को मिली है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी काफ़ी ज़्यादा नीचे दिखाई दी है और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट 13,000 करोड़ के आसपास बनकर आता है, जो कि 6,500 के आसपास था पिछले क्वार्टर में। पिछले साल की बात करें यानी कि जून 2019 के क्वार्टर के बारे में तो 10,000 के आसपास का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला था। तो आप देख पाएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिली है 30% के आसपास की, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट डबल होता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा टोटल इनकम नीचे जाती हुई नजर आ रही है, उसके बावजूद प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट हमें ऊपर दिखाई दे रहा है। उसका रीजन जानना भी बहुत जरूरी है। उसका एक रीजन है एक्सेप्शनल गेन। यहाँ पर हमें एक्सेप्शनल गेन देखने को मिला है, वन टाइम गेन 4,966 करोड़ का, यानी कि एक वन टाइम गेन देखने को मिला है। उसी के कारण नेट प्रॉफिट ऊपर गया है। अगर ये ना होता तो हमें काफ़ी कम यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिखाई देता। क्यों देखने को मिला है एक्सेप्शन गेन, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है आरबीएमएल में। उन्होंने 49% इक्विटी स्टेक ले लिया है और उसी वजह से यहाँ पर हमें एक्सेप्शनल गेन देखने को मिल रहा है 5,000 करोड़ के आसपास का। हमें यहाँ पर पेमेंट देखने को मिल रही है इसी इक्विटी स्टेक की, और इसी के कारण इतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट में उछाल भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग सेगमेंट्स में कितना कंट्रीब्यूशन दिया है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलायंस एक सिंगल कंपनी नहीं है। यहाँ पर अलग अलग सब्सिडरीज हमें दिखाई देती है, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनी है। तो यहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स की बात करें, रिफाइनरी की बात करें या ऑयल एंड गैस के बारे में बात करें तो सभी जगह पर हमें डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलेगी। आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। रिफाइनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पर है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो वहाँ पर भी हमें गिरावट साफ साफ नजर आ रही है। लेकिन रिटेल सेक्शन की बात करें तो यहां पर भी गिरावट तो हुई है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन रेवेन्यू में इतना ज्यादा बड़ा फॉल हमें देखने को नहीं मिला है जितना रिफाइनिंग में, पेट्रोकेमिकल्स में देखने को मिला है। डिजिटल सर्विसेज की बात करें यानी कि सबसे प्यारा दुलारा हमारा जियो, जिसकी वजह से इतना ज्यादा ऊपर रिलायंस जाता हुआ नजर आ रहा है। डिजिटल सर्विसेज में ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। अगर बात करें दूसरे कुछ सेक्टर जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज और अदर्स, तो वहां पर भी हमें गिरावट साफ साफ नजर आती है। हमने बात कर ली है रेवेन्यू के बारे में। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट्स पर, सेगमेंट ने कितना एबिटा जनरेट करके दिया है। तो आप देख पाएंगे पेट्रोकेमिकल्स में अच्छी खासी गिरावट है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस दोनों पे। रिफाइनिंग में भी गिरावट साफ साफ नजर आ रही है। ऑयल एंड गैस में तो हमें लॉस देखने को मिला है। अगर बात करें रिटेल के बारे में तो आप देख पाएंगे रिटेल में भी प्रॉफिट हमें आधा होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डिजिटल सर्विसेज, काफ़ी ज़्यादा फोकस में आ चुका है जियो। तो ये आप देख पाएंगे जियो में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर
बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस। अगर बात करें इसके फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में तो वहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अदर्स में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स को समराइज करेंगे तो हमें पता चलेगा इसका धंधा काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, टोटल इनकम काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, लेकिन नेट प्रॉफिट में हमें बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल गेन के द्वारा ही देखने को मिली है, जिसके बारे में भी हमने बात कर ली है। बीपी के साथ उनका जो कोलेब्रेशन हुआ है, जो स्टेक उन्होंने बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स में रिलायंस आरबीएमएल में लिया है, उन्हीं के कारण हमें यहाँ पर वन टाइम गेन देखने को मिला है और उसी के कारण नेट प्रॉफिट काफ़ी ऊपर गया है। तो हमें फोकस करना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे देखने को मिला है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। 8542 के आसपास हमें यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स देखने को मिला है। वहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल रही है। जो 5,000 करोड़ का एक वन टाइम गेन है, उसी के कारण नेट प्रॉफिट काफ़ी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर डिजिटल सर्विसेज ने काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप किया है। रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल में तो हमने देखा हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू भी नीचे गए हैं, नेट प्रॉफिट भी नीचे गया है, लेकिन जिसने सपोर्ट किया है वो है डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो। अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देख सकते हैं मार्केट में जब भयंकर गिरावट बनी हुई थी तब 900 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसके बाद जो तेजी देखने को मिली है आप देख पाएंगे 2000 के काफ़ी ऊपर स्टॉक हमें नीचे ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। 2200 के आसपास से ऑलरेडी पहुंच भी चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखेंगे तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 20 डेज का मूविंग एवरेज हो, 50 डेज का मूविंग एवरेज हो, 100 डेज का मूविंग एवरेज हो या 200 डेज का मूविंग एवरेज हो। अगर बात करें यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 59.07। आप देख पाएंगे यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल 59 एक स्ट्रांग नंबर है। न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ की कंडीशन हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आरएसआई के बारे में भी बात कर लेते हैं। आरएसआई का नंबर है 69.45। आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें ओवरबॉट सिचुएशन दिखाई दे रही है, 70 के आसपास चल रहा है। अगर ये 70 के ऊपर जाता है तो ओवरबॉट सिचुएशन हमें दिखाई दे सकती है। काफ़ी ज़्यादा दिनों से ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ही हमें डेमोन्स्ट्रेट करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में हमें ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में थोड़ा सा एक बियरिश क्रॉसओवर वाला संगम हो सकता है और यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है, लेकिन वो बियरिश क्रॉसओवर ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नज़र भी आई थी। अगर बात करें यहाँ पर बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जब भी सपोर्ट लेता है तो मीडियन के आसपास ही सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नज़र आती है। लोअर बैंड के आसपास आने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। अपर बैंड है 2203 का लेवल, मीडियन जो है वो है 1952 का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 1700 के आसपास का लेवल। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पिवट पॉइंट्स के बारे में तो पिवट लेवल है 1661 के आसपास का लेवल, जिसके काफ़ी ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दो रेजिस्टेंस के लेवल इसने ऑलरेडी तोड़ दिए हैं। अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर 2300 का एक लेवल यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस इसे फेस करना पड़ सकता है अगर हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलती है। तो नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो 1518 का लेवल दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ 1333 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देते हैं। ऑल टाइम चार्ट पर चलते हैं जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगी, जिससे हमें पता चलेगा कैसी मूवमेंट इसमें बनी हुई है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर धमाकेदार मूवमेंट हमें देखने को मिली है, स्पेशली जब जियो का आगमन हुआ है रिलायंस में, उसके बाद ही इसमें रियल तेज़ी देखने को मिली है। बाकी तो काफ़ी सालों से ये स्टैगनेंट था, एक ही जोन में काफ़ी सालों से ट्रेड कर रहा था, 5, 6, 7 सालों से एक ही जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आया था। लेकिन जब जियो का आगमन हुआ उसके बाद ही हमें रियल तेज़ी रिलायंस में देखने को मिली। आप देख पाएंगे नीचे के लेवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रिलायंस हमें आता हुआ नजर आ रहा है और कोविड-19 के क्रैश के समय भी जब स्टॉक नीचे आया उसके बाद भी ऊपर ले जाने में जिसका हाथ था वो था जियो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पोजीशंस के बारे में। अगर आपने यहाँ पर ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, हालांकि ज़्यादा लॉस का तो संभावना ही नहीं बनती है। यहाँ पर आप ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं तो यहाँ पर चिंता की तो कोई बात बनती ही नहीं है। आप ऑल टाइम हाई पर है तो लॉस की तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है इसके लॉन्ग टर्म के फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जियो के आने के बाद हमने देखा कैसी तेज़ी भी हमने देखने को मिली है। 2016-17 के बाद ही हमें रिलायंस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। जियो के
माध्यम से रिलायंस में अच्छी तेज़ी भी देखने को मिली है, और जो कोविड-19 के बाद क्रैश के बाद जो तेज़ी देखने को मिली उसमें भी जियो का ही हाथ था। और ऐसी ही न्यूज़ भी आ रही है कि यहाँ पर रिलायंस रिटेल में भी हमें ऐसे ही स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स की एंट्री होती हुई नजर आ सकती है। जैसे जियो स्टेक सेल हुआ था वैसे ही रिलायंस रिटेल में भी स्टेक सेल हो सकता है। तो इसका लॉन्ग टर्म का विजन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने लिया है वो इसे होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उन्हें कुछ लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि इसका जो करंट ऑल टाइम हाई है 2200 के आसपास है, वो लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और उसके ऊपर हमने देखा पिवट पॉइंट्स के आसपास 2300 के आसपास का पिवट का एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा था। तो अगर तेज़ी दिखाई देती है तो उस लेवल पर हमें शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेश बाय के बारे में। तो हमने काफ़ी दिनों से यहाँ पर देखा है ज़्यादा गिरावट कभी भी स्टॉक में होती हुई नज़र नहीं आ रही है। जब भी स्टॉक में थोड़ी सी भी गिरावट आती है, थोड़ा सा भी करेक्शन आता है, तो स्टॉक अपने 20 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है और वापस वहाँ से तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई भी नज़र आती है। और हमने देखा मीडियन भी उसी लेवल के आसपास बनकर आता है 2000 के आसपास। तो 2000 का लेवल यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेंड यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है वो भी 2000 को सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसा ही ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 1787 यानी कि जो 50 डेज का ईएमए है वो अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए, यानी कि 1800 के आसपास वो फोकस रख सकते हैं। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर 2000 के आसपास फोकस रखे, वहां पर बाइंग के बारे में सोचे। लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, पेशेंट इन्वेस्टर हैं, वो 1800 के आसपास बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें रिजल्ट्स कैसे हैं, तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे ही आए हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि नेट प्रॉफिट में जो उछाल देखने को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ वन टाइम गेन है। हर टाइम हर क्वार्टर में ऐसे गेन्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेवेन्यू नीचे जा रही है तो ज़्यादा ओवर बुलिश यहाँ पर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ओवर बियरिश भी होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा नीचे प्राइस पर मिलता है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए, क्योंकि इसके जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।